रॉक के नीचे उससे ज़्यादा कोयला निकल रहा है। एंग्रो वालों ने भी देखा है कि उनको 1.5 बिलियन टन कोयले का एस्टिमेट दिया गया था, उनके वही जब ड्रिलिंग के बाद देखा तो कोयला उससे कुछ ज़्यादा निकला है। तो शायद 175 बिलियन टन है या 200 बिलियन टन है, इसके लगभग ये कोयला है थर में। अब ये कोयला जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए और डीजल बनाने के लिए, तो इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि ये अगर आप फर्ज करें कि 50,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होगी, और साथ साथ आप हर साल 100 मिलियन बैरल डीजल भी बनाते हैं, तो ये कोयला जो है ये आपको तकरीबन 500-600 साल तक काफ़ी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी काफ़ी सारे उनके ज़हनों में भी सवालात होंगे। कोई भी जो है यहाँ पे जो डॉक्टर साहब से जो सवाल करना चाहे, डॉक्टर समर मुबारक मन से कोई किसी के ज़हन में है यहाँ पे सवाल? सर आपसे एक हमारे स्टूडेंट जो है यहाँ बात करना चाहेंगे और उनके ज़हन में कुछ सवाल है, मैं चाहूँगा कि वो सवाल आप उनका सुने और उनका जवाब दें। क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। आसिफ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर साहब आपके जो बोर्ड में जितने भी बंदे आते हैं उनकी कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होती, 6-7 महीने के बाद या साल के बाद उस बंदे को हटा दिया जाता है, फिर उसने जो काम किया होता है फिर उस पर दोबारा आपको काम करना होता है। तो आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे एक कंटिन्यू सिस्टम चलता रहे और थर्कोल का जो हम कोयला है वो हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए और हमारी जो बिजली की ज़रूरियात है वो पूरी हो सकें? जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये इनका सवाल जो है वो बेजा है, ऐसी बात नहीं है। हमने आज तक अपने प्रोजेक्ट में से कभी किसी बंदे को नहीं निकाला, कभी भी किसी को नहीं निकाला। अभी एक साहब जो है वो पीएचडी करने के लिए खुद चले गए हैं और हमें तो लोगों को ट्रेन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से उनको हम ट्रेन करते हैं, वो हमारा सरमाया बन जाते हैं। ये जो टीम कोल गैसिफिकेशन की है ये आपका बहुत बड़ा सरमाया होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को एक नई टेक्नोलॉजी की निशानदही करेगा पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में। तो ये तो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कोई लोग इधर उधर हो जाएं, लेकिन ये मजबूरी हमारी ये है कि हमारा प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स के लिए अपने रूल्स बनाए हुए हैं, क्योंकि हमें इसके लिए पैसे गवर्नमेंट से आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं। उन्हें रूल्स बनाए हुए हैं कि जितने भी लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए फायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी नौकरी परमानेंट नहीं होती, लेकिन फायदा ये है कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय से तकरीबन दुगनी से भी ज़्यादा 2.5 गुना 3 गुना तनख्वाह मिलती है। तो इसलिए ये जब लोग आके ज्वाइन करते हैं हमें, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को हमारे साथ साइन करते हैं कि ये जो जिस टर्म्स पे जिन कंडीशंस पे हम उनको नौकरी दे रहे हैं ये उनको कबूल है और वो मेहनत से काम करते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं और उनको हमने रहने के लिए बड़ी अच्छी एयर कंडीशन रिहाइश दी हुई है, गाड़ियाँ दी हुई हैं, मेस बना कर दी हुई है, बहुत सहूलतें दी हुई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग सारा दिन धूप में काम करें और रात को उनको पास आराम की जगह ना हो, देखने को टीवी ना हो। उनको मैंने हर किस्म से कंफर्टेबल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और स्टूडेंट यहाँ आपसे बात करना चाहते हैं, उनके भी सवाल सुन लें। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? अली मुराद। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हमें थर्कोल से जो आउटपुट है वो कब मिलना शुरू होगा? यानी कि हम कब से सुनते आ रहे हैं कि थर्कोल पे काम हो रहा है, लेकिन हमें एक्चुअल जेन्युइन आउटपुट कब मिलेगा? जी डॉक्टर साहब। जी, ये सवाल जो है ये मेरे से तो आपने किया, ये थोड़ा सा अनफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा फंड्स पिछले साल जुलाई में मिले और जुलाई से लेके और इस 30 जून तक जो फंड्स मैंने मांगे थे उनका तकरीबन 50 या 55% उसका हमें एलोकेशन हुई। अब ये जब हालात होते हैं गवर्नमेंट से फंड्स इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं तो काम जो है वो भी उसकी रफ्तार भी उससे इफेक्ट होती है। अब जाहिर है लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि सब लोग हम भी आप में शामिल हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में है बिजली की कमी की वजह से। तो आपकी तवक्कुआत सारी इस एक प्रोजेक्ट पे मरकूज हो गई हैं, जो कि सिर्फ 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने मंजूर किया हुआ है। मैंने तो नहीं किया, गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से ये मंजूर किया और इसके लिए फंड्स बड़े आस्ते आस्ते मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 5-7 मल्टीनेशनल जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, एमिरेट्स की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनीज है, एंग्रो है, मल्टीनेशनल्स बैठे हुए हैं वहाँ पे और 4-4, 5-5 साल से लीज लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक थर में कदम भी नहीं रखा। तो उनका कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए कि वो भी काम शुरू करें, उनके पास पैसा भी है,
उन पे गवर्नमेंट के रूल्स की भी कोई पाबंदी नहीं है, फंड्स की भी कोई उनके पास कमी है, वो क्यों नहीं काम करते? सारा इस वक्त फोकस हमारे पर है जो काम कर रहे हैं हम। तो वाइड एक टीम है जो वहाँ पे थर में इस वक्त मौजूद है। हमारा काम जो है वो गवर्नमेंट के ज़ाहिर है फंड के साथ मुंसलिक है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक हम रोशनी की शमा जला दें ताकि उसको देखकर बाकी लोगों को भी शायद कुछ ख्याल आए कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है। वैसे 22 साल हो गए ये कोयला डिस्कवर किए हुए, 22 साल में वहाँ पे अभी तक 1 किलोग्राम कोयला माइन नहीं हुआ। तो ये सारा अब आ गया डॉक्टर समर पे डाल दिया आप लोगों ने। सर क्या करें, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आपसे तवक्कात बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल को तो यही डर रहा है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपके साथ लोग काम करते हैं सारा दिन धूप में वो रात को जाके आराम कर सकें। तो यहाँ पे हमारी कौम पूरी की पूरी चाहती है कि वो दिन भर मेहनत करती है इस मुल्क की ग्रोथ के लिए, तो उनको भी ज़रा थोड़ा सा ठंडी सांस मिल सके, रात को एक पंखा तो कम अज़ कम उनके घर का चल सके। कुछ 2-3 सवाल मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे इकट्ठे ही मैं यहाँ लड़कों से पूछ लूँ, लड़के लड़कियों से, उसके बाद आप उनका जवाब दे दीजिएगा। जी कौन साहब हैं बेटा? साद मंसूर है। हाँ साद, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे पूछना था, ऑब्वियसली हर वक्त पेपर्स में आता था कि एंग्रो इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन द होल प्रोजेक्ट एज वेल, तो आप जो कर रहे हैं और एंग्रो जो कर रही है, इज इट अ सेम प्रोजेक्ट या फिर इट्स सम काइंड ऑफ सेपरेट थिंग और जॉइंट कोलैबोरेशन और समथिंग? वो कोल गैसिफिकेशन ऑफ थर्ड कोल पे कुछ कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ यही पूछना चाह रहे हैं कि एंग्रो और आपका अलग है या सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? और यहाँ एक और सवाल ले लेता हूँ ताकि आप दोनों सवालों का जवाब इकट्ठा ही दे दें। कौन बेटा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिलाल अनवर है। मैं इसे ही पूछना चाह रहा था कि इन लोकल पॉपुलेशन में, यानी कि जो हमारे सिंध के अंदर थर्क के एरिया में है, उनको कितना कोटा मिलेगा? बिकॉज डिस्पैरिटी की वजह से उनके अंदर मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उनका शेयर कितना होगा? प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एलोकेशन किस सेंस में होगा, यानी कि बिगर सिटीज विल बी गेटिंग मोर शेयर और लोकल में किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी? ठीक है, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी मैं पहले सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ। एंग्रो के पास थर में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वहाँ पे थर में अभी इन्होंने तकरीबन 10-12 ब्लॉक्स डेवलप किए हैं। डेवलप का मतलब होता है वहाँ पे सड़कें वगैरह बन गई हैं, वहाँ पे इन्होंने ड्रिलिंग करके नीचे बता दिया कोयला कैसे है, कहाँ पे है, और नीचे ज़मीन के नीचे पत्थर कहाँ है और पानी कहाँ है, और सारा कुछ डेवलप कर लिया। तो वो ब्लॉक्स इन्होंने 10-12 के ब्लॉक्स हैं, उसमें से जो ब्लॉक, और हर ब्लॉक कोई 100 मुरबा किलोमीटर का है, कोई 80 मुरबा किलोमीटर का है, कोई 60 का है, फ़र्क ब्लॉक्स हैं। तो जो एंग्रो वाले हैं उनके पास ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 का लोकेशन एंग्रो को की गई है, और एंग्रो ने जो कहा है हुकूमत सिंध को और हुकूमत सिंध के साथ उनका मुश्तरका प्रोजेक्ट है और इश्तराक के साथ वो कर रहे हैं। और वो उस ब्लॉक में उन्होंने ये कहा है कि हम कोयले को माइन करेंगे, माइन करके कोयला बाहर निकालेंगे, निकाल के कोयला और फिर जलाकर उसे बिजली बनाएंगे। तो वो तो है ब्लॉक 2 की स्टोरी। कब करेंगे ये आपके सामने, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है, मेरे पास है ब्लॉक 5। तो ब्लॉक 5 में ये है कि हमारे साथ किसी का इश्तराक नहीं है। हम और इसकी 64 मुरबा किलोमीटर इसका एरिया है, जिसके नीचे 1.4 बिलियन टन कोयला है, जो कि अगर हम 10,000 मेगावाट बिजली बनाएं तो 30 साल तक उसमें से ये बिजली हम बना सकते हैं। और इसके साथ साथ 100 मिलियन बैरल 30 साल में डीजल भी बना सकते हैं। तो ये ब्लॉक 5 है, ये हमारे पास है जिस पे हम काम करते हैं। इसके अलावा बाकी ब्लॉक्स कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी कूगर के पास है, कोई इंग्लैंड की कंपनी ऑरेकल के पास है, कोई सिर्फ एक कूगर है जो कि कोल गैसिफिकेशन से काम करना चाह रहे हैं, और वो दुनिया में कोल गैसिफिकेशन की सबसे लीडिंग कंपनी है, बहुत उनकी रेपुटेशन है दुनिया में। तो बाकी सब लोग जो है वो माइनिंग के लिए उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पे मैं जैसे पहले बताया कि हमारे अलावा अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा सवाल का मैं डॉक्टर साहब, एक और स्टूडेंट जो है सवाल करना चाह रही हैं आपसे, क्या नाम है आपका? आफिदा सुहेल। मेरा क्वेश्चन ये, कोल एनर्जी से जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है उसे मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और हम सेफर ऑल्टरनेटिव एनर्जी मीन्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, लाइक विंड एनर्जी एंड सोलर पैनल्स? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं लूँगा और फिर मैं चाहूँगा कि दोनों का जवाब आप दे दें। एक और जो स्टूडेंट यहाँ पूछना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मेरा नाम ताहा बिन शौकत है। मुझे ये सवाल पूछना है कि 6000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है इस वक्त इन आवर कंट्री, तो व्हाट इमीडिएट स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कमिंग फ्यूचर के अंदर हमें बिजली जो है अवेलेबल हो सके? ठीक है जी डॉक्टर साहब, आप जरा थोड़ा सा शॉर्ट जवाब देना पड़ेगा, टाइम हमारे पास जरा कम है इस वक्त। ओके, पहले एक सवाल मिस हो गया कि बिजली के कोटे की वो बात कर रहे थे, दूसरा जो सवाल था
वो हमारे से तो बिजली ले जाएंगे, नेशनल ट्रांसमिशन डेवलपमेंट कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद करते हैं, हमें उसमें कोई सरोकार नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि वो बिजली जो है वो जो गिरदोनवा का इलाका है पहले मेरा ख्याल उसी को तरजीह देंगे। तीसरी बात थी एनवायरनमेंटल की बात ये कर रहे थे और कह रहे थे सोलर और विंड से क्यों नहीं बिजली बनती। तो उसमें मैं ये कहना है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सोलर से विंड से जो बिजली बनती है उसमें बड़ी वेरिएशन होती है, दिन और रात में वेरिएशन है, हवा के चलने में और रुकने में वेरिएशन है। उस बिजली से आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते, उससे एक ग्रिड के ऊपर जो बिजली मौजूद है उसको सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, ये कोयला जब अगर कोई माइन करके ज़मीन से बाहर निकालेगा तो एनवायरनमेंटल इश्यूज बड़े सीरियस किस्म के वहीं इशू शुरू हो जाएंगे। और जब कोयला बाहर निकालने के बाद जलाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की वक्त भी इशू है, जब जलाया जाएगा उस वक्त जो आप कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हवा में, उसके भी बड़े सीरियस इशूज हैं। तो कोल गैसिफिकेशन का मजा ये है कि जमीन के नीचे ही आप कोयले को जलाते हैं और वो एक कोल गैस जो बनती है वो उस जब जलाते हैं इस वजह से इसका एनवायरमेंटल जो है ना प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। फिल वक्त के लिए पहला सौदा में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।